ये गीदड़ धमकी है। ईरान के पास ताकत नहीं है कि अमेरिका के ऊपर पलटवार करे। अगर किया सर, एक नेटो के सदस्य को आपने अटैक किया है। आर्टिकल 5 नेटो ट्रीटी, बाकी जितने सदस्य हैं नेटो के सब कूद पड़ेंगे जंग में और फिर ईरान सरवाइव नहीं करेगा। ये रेजिम सरवाइव नहीं करेगी। लोग तो रहेंगे, देश तो रहेगा, लेकिन मुल्ला रेजिम को बाहर निकालना, जो अमेरिका का इस समय लक्ष्य है, जो इजराइल का लक्ष्य है, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ईरान के पास ये ताकत नहीं। उनकी नेवी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं किया। वो तो हूथियों के बल पर जो भी कर रहे थे। ये कहने के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मेरा नहीं मानना है, क्योंकि अगर कुछ करने की कोशिश की, एक भी अमेरिकन एसेट पे हाथ लगाया, तो फिर अमेरिका दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देगा। अमेरिका का लक्ष्य ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, इजराइल का लक्ष्य नहीं होगा, ईयू का लक्ष्य नहीं होगा। दुनिया में कोई नहीं है ईरान के अलावा जो चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। यहाँ तक कि उसका जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो भी नहीं चाहता। इस्लामिक समुदाय के देश भी नहीं चाहते। तो ईरान में इस समय से जो हम डिप्लोमेसी में कहते हैं टर्मिनल डिफाइंस, यानी आखिरी वक्त पे भी आप कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इनके बस का नहीं। आप देखते जाइए, अगले 48 घंटे आपका चैनल तो शानदार है, बताता रहेगा सच्चाई, जैसा आपके एड्स में सुनता रहता हूं, एंड एवरीबॉडी ट्रस्ट यू। इसीलिए आप देखेंगे, आप बराबर खबर देते रहेंगे, कुछ नहीं होने। अगर होगा तो फिर अमेरिका ठोकेगा। लेकिन वोरा सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र किया कि नाटो, मैं पूछता हूं कि नाटो की विश्वसनीयता कितनी है? जब रूस यूक्रेन का जंग जब छिड़ा था, यूक्रेन कह रहा था नाटो नाटो, हम उसके पीछे हैं, वो हमारे साथ है। कुछ किया नाटो ने? तो आपको लगता है कि इस जंग में कुछ कर पाएगा वो? मैं बता देता हूं, नेटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन। नेटो की जो आर्टिकल 5 ट्रीटी है, वो कहती है कि अगर किसी नेटो मेंबर पे हमला हो तब हम सब कूद पड़ेंगे। उसको तो उसमें शामिल होने को लेकर ही सारा बवाल हुआ था ना। सॉरी, हाँ सर, अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था 9/11 के बाद, पहली बार। आज तक सिर्फ एक बार नेटो के देश जुड़ गए थे उसके साथ, तालिबान को ठोकने, ओसामा बिन लादेन का जो कांड था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ आर्टिकल 5 का। तो वो नहीं, ठीक है कि नेटो विश्वसनीय है नहीं है, लेकिन जब अमेरिका पे कोई हमला होगा, अमेरिका तो दादा है ना नेटो का, ये सब कूद पड़ेंगे। मानिए सर, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, नेदरलैंड भी, छोटे मोटे सब वहां पहुंच जाएंगे अमेरिका के साथ, ये बताने के लिए कि हम आपके वफादार। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दीपक बोरा जी, कल से हम देख रहे हैं कि ईरान की ओर से धमकी दी जा रही है, और एक खास चीज हम जो देख रहे हैं कि जो देश अब तक शांत थे, चाहे ओमान हो, कतर हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे वो बाकी पाकिस्तान की बात कर ले, जितनी मुस्लिम कंट्रीज थी, वो अब ईरान के पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही है कल के अमेरिका के हमले के बाद। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब रूस भी चूंकि धमकी दे रहा है, सहयोग की बात कर रहा है ईरान को, तो बहुत सारे देश अब दो धड़ों में बट गए हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो गए हैं और बाकी कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे हम रूस की भी बात कर ले, चीन की भी बात कर ले, तो दुनिया बट गई दो धड़ों में अब? और क्या ये तनाव नहीं है आने वाले दिनों के लिए? नहीं मैम, ये जो इस समय बयान आ रहे हैं, मैंने अपने करियर में 52 साल मुझे कूटनीति में बहुत बार देखा। ये कौन है? इस्लामिक देश। क्योंकि ये जंग इस समय जो चल रही है ना मैम, इसको ये समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि ये इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच में नहीं है। ये हर चीज में इस्लाम को खींच लाते हैं। अगर आपने किसी, क्षमा कीजिएगा, अगर कहीं पे थोड़ी बहुत अनबन हो जाए दो इस्लामिक देशों में या इस्लामिक देश किसी और में, हाँ जी इस्लाम खतरे में है, ये नहीं है मैम। ये लोग अपना जो यूनाइटेड फ्रंट देने की कोशिश करते हैं, सच्चाई है कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पे ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब है। आपको मालूम है, पिछले, मैं तो वहीं था, और जनवरी में एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान दौड़े गए कि ये हम क्या कर रहे हैं। बोले वो सॉरी डार्लिंग ब्रदर सिस्टर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो खत्म हो गया। जैसे ही वो राष्ट्रपति वापस गए, फिर से मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। हर चीज को इस्लामिक बनाना ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। रूस क्या करेगा? मैं ये कर दूंगा, वो दे दूंगा। रूस बुरी तरह से फंसा हुआ यूक्रेन में, वो और जंग नहीं करना चाहता, ना उसके पास सिपाही हैं भेजने के लिए वहां पर। चीन सपोर्ट तो कर रहा है सर अपने बयानों से वो ईरान का। काफी कमाल का विश्लेषण आप करते हैं दीपक सर, आप हमारे साथ बने रहिए। के सिन्हा सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट है, सुमित आपको बताएंगे। बिल्कुल, अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरान के एक फैसले के बाद अब दुनिया भर में तेल संकट गहरा सकता है। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने होर्मुज कॉरिडोर को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरान के इस फैसले का दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से समझिए।
रुकेगा तेल का प्रवाह, तेल की नब्ज पर ताला, होर्मुज पर भड़की ज्वाला। इजराइल के साथ जारी जंग और अमेरिका के हमले से भड़के ईरान ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति को संकट में डाल दिया। ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी। वहीं होर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया के तेल व्यापार की धमनी कहा जाता है, जहां से दुनिया का हर 5वां बैरल होकर गुजरता है, ईरान की संसद ने उस होर्मुज कॉरिडोर को बंद करने का बिगुल बजा दिया। दुनिया की तेल धमनियों में होर्मुज स्ट्रेट खून की तरह दौड़ता है और अब ईरान ने उस धमनी पर जकड़न का जाल डाल दिया। दरअसल दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है। ये कार्गो शिप के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। अब ईरान की संसद ने तो होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन अगर खामेनेई ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी तो इसका असर पड़ेगा दुनिया की हर इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर होर्मुज कॉरिडोर बंद हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी होगी, रास्ता तय करने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे तेल के दामों में उछाल आएगा। कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई का खतरा बढ़ेगा। तेल का खेल दुनिया की राजनीतिक धुरी को घुमा सकता है। तब ईरान के इस फैसले से अमेरिका तक हड़कंप है। आलम यह है कि जो अमेरिका कल तक चीन के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहा था, आज वो उसी चीन से ईरान को मनाने की मिन्नत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आह्वान किया कि वो ईरान को होर्मुज कॉरिडोर को बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब होर्मुज कॉरिडोर बंद होने से अगर तेल परिवहन में बाधा आई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जो अपनी तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि होर्मुज कॉरिडोर संकट का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ समय रहते इस खतरे को भाप गया था, बल्कि इससे बचने का इंतजाम भी कर लिया था और मिडिल ईस्ट के मुकाबले रूस और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा दिया गया था। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं, हथियार बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल का खेल भड़क उठा है। ऐसे में जंग के बीच अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों तक देखने को मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी अपडेट आ गई है। तेहरान, केरमनशाह और हमदान में इजरायल का हमला हुआ है। 20 फाइटर जेट से इजरायली सेना ने बरसाए हैं बम। ईरान के मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायल का हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। तो तेहरान, केरमनशाह में 20 फाइटर जेट से इजरायली सेना ने बम बरसा दिए हैं, हमला किया है। हमला कहां किया है? वहां पर जहां पर ईरान की मिसाइलें रखी जाती हैं, सैन्य ठिकाने जहां पर हैं, वहां पर हमला किया है।